हेलो गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम पुलकित है और ये हमारी पहली वीडियो है। हमारी चैनल का नाम है पुलकित डायरीज़। तो मैं आपकी चैनल के बारे में शुरुआत करने से पहले थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या ऐसा महसूस हुआ मुझे कि मुझे ये चैनल या वीडियो शुरू करनी चाहिए। बहुत से लोग यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, डालते हैं, पर अक्सर जो उसके पीछे का मकसद होता है वो कई बार लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो आज मैंने यही सोच के कि जो आज ऐसा पर्सन मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि जिससे आपको पता चले कि ये वीडियो बनाने से आपकी ज़िंदगी में भी कुछ महसूस हो सकता है या कुछ बेहतरी हो सकती है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल का नाम है पुलकित डायरीज़, जैसे मैंने आपको बताया। शुरू करने की मेरी ख़ास वजह ये है कि आज मेरे पिताजी का ऑपरेशन था परसों। तो ऑपरेशन का ये था कि उनको हुआ था हार्ट अटैक, और ये अटैक उनको आया था तकरीबन अक्टूबर में आया था। पहली दफ़ा उनको आया ऐसा। अ, बिल्कुल ठीक-ठाक, सब कुछ खैरियत, अपना मेंटेन करके चलने वालों में से एक है वो। और भगवान की कृपा से काफ़ी उनकी अच्छी सेहत भी रही है। पर पिछले कुछ समय से उनकी सेहत काफ़ी सही नहीं रही, तो उस वजह से उन्हें हमें थोड़ा-सा हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। और उनको काफ़ी चीज़ें हुई, कोरोना भी बीच में आया, डेंगू भी हुआ, टाइफाइड भी हुआ। आपको बहुत सारी चीज़ें से उनको गुज़रना पड़ा। और अक्सर एक चीज़ होती है, एक पेशेंट अपनी ज़िंदगी में एक हालातों से जूझ रहा होता है, और एक उसके परिवार वाले जो उसके लिए, उसकी बेहतरी के लिए ये सोचते हैं, ये कामना करते हैं कि उसकी ज़िंदगी में भी बेहतरी हो और सब कुछ चीज़ें ठीक होए, और उनको भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि जल्दी-जल्दी वो ठीक होके अपने पाँव पे आए, अपनी काम करें, अपनी रोज़ ज़िंदगी शुरू करें। पर हालातों की वजह से मैं इंडिया में नहीं था। मेरे मम्मी-पापा, मेरी फैमिली इंडिया से है, और मैं बाहर था, काम कर रहा था, अपनी जॉब कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। बिल्कुल कभी हमने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरीके से आऊँगा। अब ऐसे में जॉब छोड़ के आनी पड़ी। तो आए तो लगा कि भई चलो, ऑपरेशन भी हो चुका था जब तक मैं पहुंचा, 25 के आसपास में आया। तो उसमें हुआ ये कि जब उनका पहला ऑपरेशन हुआ तो उसमें उनके हार्ट के लेके हमें ये महसूस हुआ कि उनको दो उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज थी। तो एक में थी 100% और एक में थी 95% के आसपास। मैं बहुत जाने माने डॉक्टर हैं हमारे रोहिणी में, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी से भी कोई बड़ा फैसला ले या ऑपरेशन कराए या हॉस्पिटल में दाखिलात कराए, तो एक बार ज़रा किसी से पूछ ले, या किसी मशवरा कर ले, या किसी भी जानकार जानी मानी फैमिली डॉक्टर हो, या कोई आपके आसपास में नोन हो, या किसी को भी हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जनरली ये सब करते हैं, पर जिस सिचुएशन में यहाँ पे मेरे घर वाले थे, क्योंकि मैं था बाहर जब ये हुआ, और अचानक से हुआ और मुझे हफ्ते बाद पता चला, क्योंकि कोई हालात में ही नहीं था बताने के कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है सभी डॉक्टरों से, सभी जितने भी लोग इन सब चीज़ों में जुड़े हुए हैं, जो दुनिया की में पेशेंट्स की जान बचाने में, कभी हार्ट को लेके, कोई मरीज़ को लेके, कोई कुछ को लेके, सब सलाखों पे, सबको बहुत बड़ा सैल्यूट, सारे डॉक्टरों को बहुत सैल्यूट। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कहीं 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 हमारे मुल्कों में, हमारे शहरों में, हमारे देशों में कई जगहों पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें बंदा कई बार ये भूल जाता है कि वो किस मकसद से कुछ काम करता है। जैसे कि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में, सफ़र में कुछ ना कुछ काम करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि अ, हम किस वजह से इस चीज़ को करना शुरू करें, या किस वजह से हमने इस चीज़ को काम करने का अंजाम देना शुरू किया। तो जी, ऑपरेशन तो हुआ उनका। तो उनकी एक आर्टरी में 100% ब्लॉकेज थी, जिसमें 2 इम्प्लांट होते हैं आजकल, स्टंट्स, वो हुए। एक आर्टरी में उनकी ब्लॉकेज थी 85%, तो वो नहीं हुए, उसमें कुछ भी नहीं डाला गया। जबकि वो जो नस्ल थी, वो
दिल के सबसे करीब होती है और वो ही नस दिल को चलाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत जाने-माने डॉक्टर हैं हमारे रोहिणी में, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, पर जिन लोगों ने जो हमारे करीबी हैं उनको पता है कि ये किस काम किसने किया और कैसे किया है। तो इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ कि जब ये चीज़ हुई, तो हमें ये महसूस हुआ उस समय जब ये ऑपरेशन हुआ कि ऑपरेशन बिल्कुल ठीक-ठाक हो चुका है, सब कुछ ठीक है। उनका अब बेहतरी शुरू हो जाएगी, रिकवरी शुरू हो जाएगी। अब उनको दवाइयाँ भी लिखी गई जिसमें उनको तकरीबन 14 से 15 दवाइयाँ लिखी गई जिन डॉक्टरों ने लिखा, जिस डॉक्टर ने ये लिखा, और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि इनको परहेज़ करना चाहिए, इनको जो भी मतलब आपके ऐसे ऑपरेशन से आप गुज़रते हैं तो आपको कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप सब कुछ करें। तो हम लोगों ने उस पे काम करना शुरू किया। मेरे पिताजी ने, मेरे घरवालों ने, हम लोगों ने मिल के इस चीज़ को थोड़ा समझा कि इसको किस तरीके से इनको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए ताकि और बेहतरी होनी शुरू होए। पर क्योंकि जब ये सब हो रहा था, तो धीरे-धीरे उनकी तबीयत में सुधार भी शुरू हुआ होना, जो कि दिखा हमें कि लगा कि ये ठीक हो रहे हैं। पर अंदर ही अंदर हमें ये नहीं पता था कि जब इनका ऑपरेशन हुआ, तो उनकी जो 2 नस्लें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 2 नस्लों में से एक में 100% ब्लॉकेज थी और एक नस्ल में 85% ब्लॉकेज थी, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ा। तो अब जो मेन नस्ल थी, अब वो उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसका कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि कोई डॉक्टरों से कोई भूल-चूक हो सकती है या इस चीज़ की लेके लापरवाही भी की जा सकती है। इतने बड़े अस्पताल से मैं अस्पताल का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ से भी हमने करवाया ऑपरेशन। तो ये दिल्ली के और रोहिणी के बहुत जाने-माने अस्पतालों में से भी एक है। तो जब हमें ये पता चला कि कोई भी दिल का दौरा पड़ने के बाद आपके 3 महीने के रूटीन के बाद एक आपका चेकअप होता है, जिसमें आपकी एंजियोग्राफी भी होती है, आपके टेस्ट भी होते हैं, आपका देखा जाता है कि आपकी सिचुएशन में सुधार है या सुधार नहीं है, या अगर कुछ चीज़ें ठीक की जा सकती है तो वो उस समय करी जाती है। तो 3 महीने पूरे होने को आए। परसों जनवरी 22 के आस-पास उनके 3 महीने पूरे होने को थे। तो उन डॉक्टरों ने जो दवाइयाँ लिखी गई मेरे पिताजी को, उसकी वज़ह से उनको बहुत सारे अब स्किन पे दाने भी हुए, उनको रैशेज़ भी हुए, उनको एलर्जीज़ भी हुई। तो जब उनको ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने हमेशा अपने डॉक्टर को बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने यही कहा कि ये आपकी मेडिकल प्रोसीजर का पार्ट है, इसको लेके आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपकी दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आपका दिल का दौरा पड़ा था, तो उसको ठीक करने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे कि एक एक कस्टमर भगवान समान होता है, एक क्लाइंट आपके दुकान पे आता है, आप उसके एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, उसके साथ कोई बेईमानी नहीं होगी, उसके साथ कोई रिश्वतखोरी कोई भी चीज़, इस तरह के जो काम होते हैं जो आप हम लोग दुनिया में हम जैसे सही नहीं मानते हैं, ऐसे सभी कामों की अपेक्षाएँ किसी भी तरीके से ख़ासकर कि इस पोजीशन पे जहाँ पे एक डॉक्टर एक दिल का इलाज कर रहे, और आप ऐसा सोच भी नहीं सकते आपके दिमाग में कि कुछ ऐसा भी कोई बंदे होते हैं जो अपने मकसद के लिए अपनी दवाइयाँ बना के लोगों को बेचते हैं ताकि उनके 2-4 पैसे बन जाए, और कस्टमर का, क्लाइंट का, पेशेंट का, मरीज़ का कोई ध्यान, इल्म भी नहीं होता उन्हें कि उनके साथ, उनके दिल पे, उनके घर वालों पे क्या बीतती है इन सब चीज़ों को लेके। तो इसमें जो हुआ मुझे पता है कि खाली मैं ही नहीं, इन सब चीज़ों के बहुत घरवालों के बहुत लोग इन सब चीज़ों के कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से शिकार हुए हैं या इस सब चीज़ों में फँसे गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब ये सब हुआ और जब हमें इस चीज़ का पता चला कि जब मेरे पिताजी को ये पता चला कि उनके जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उन्हें, पहली बात तो उनको उतनी दवाइयाँ खानी ही नहीं चाहिए थी, जिसमें कि उनको आधी से ज़्यादा दवाइयों का कोई भी पर्पस नहीं निकला, ना कोई सॉल्व हुआ, ना उससे उनके अंदर से बेहतरी हुई, बल्कि जिस कंडीशन पे वो थे, उस कंडीशन से हमें जिन डॉक्टरों ने हमारा कंसल्टेशन किया, उनकी दवाइयों को देखा, उन्होंने सीधा-सीधा ये बोल दिया कि अब तो आपको
अस्पताल में दाखिला करा लेना चाहिए अपना। क्योंकि अब जिस सिचुएशन में आप हो, तो इस सिचुएशन में आपको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो अब ऐसे में हमें फिर उन्हें अ, अस्पताल में दाखिला कराया, पर इस बार हमने करवाने से पहले 2-4 डॉक्टरों की सलाह-मशवरा भी करी, जो इस चीज़ को रोहिणी के हमारे क्षेत्र में जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ से हम रहते हैं, वहाँ पे हमने उसको देख-रेख करने का जो ज़िम्मा उठाया हुआ है, जिन अस्पतालों ने इस हृदय के दौरे को लेके, हमने वहाँ पे पूछताछ करी, पूछा, किया, तो हमें यही पता चला कि जो मेरे पिताजी को तकलीफ़ थी, उसमें उनकी दूसरी नस्ल में कोई स्टंट इम्प्लांट ही नहीं किया गया, जबकि उसमें सबसे पहले स्टंट इम्प्लांट किया जाना चाहिए था। तो अ, अब ये जो स्टंट है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ है। ये एक तरह का स्प्रिंग होता है, जो आपकी नसों के अंदर जाता है। तो वो क्या करता है कि जहाँ-जहाँ पे आपकी ब्लॉकेज होती है या जो हो सकती है, वो उसको क्लियर करता है, ताकि आपके शरीर का खून ज़्यादा गाढ़ा ना हो सके और ईज़िली आपका खून चलता रहे आपकी नसों के अंदर और आपके हार्ट तक पहुँचता रहे। तो ऐसे में एक चीज़ होती है कि पेशेंट का इलाज होना, एक चीज़ होती है कि पेशेंट की मानसिक स्थिति का अंदाज़ा होना। तो ऐसे में जब ये बात उन्हें पता चली, मेरे पिताजी को, जब ऑपरेशन के समय, तो उन्हें यही पता चला कि अगर ये कुछ भी ऐसा 1 या 2 या 3 दिन, 4 दिन आपने किया, वेट किया, आप कर सकते हो। पर अगर जहाँ पे आपके दिल को कुछ महसूस हुआ, तो समझ लीजिए कि जो मैं कहना नहीं चाहता, तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो वो उनके लिए ठीक नहीं होना चाहिए था। उससे उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो फ़र्ज़ करें कि अगर ये बात सुन के उन्हें कुछ हो जाता, तो इसकी ज़िम्मेवारी कौन लेता? इसका ज़िम्मेदार कौन होता? डॉक्टरों को अपना पैसा मिल गया, उनका अपना काम हो गया, अस्पतालों का काम हो जाता है, पर मरीज़ जो एक अपनी पूरी ज़िंदगी दाँव पे रख के आपके हाथ में दे रहा है, आप पे भरोसा करके, तो आप उसका भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और आप अपने 2-4 पैसे बनाने के लिए आप किसी को गलत मिसगाइड कर देते हैं। तो क्या मैं अपनी जनता से, लोगों से, व्यूअर्स से, जो ये मेरा चैनल देख रहे हैं और जो ये चीज़ें फेस कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसके बारे में आप इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ें, सुनें और अपने विचार प्रकट कीजिए, ताकि जो जिस भी माध्यम से हम ये बात आगे जितना आगे पहुंचा सके, जितनी जागरूकता लोगों में ला सके कि हाँ, इससे जैसे मैंने ये सीखा कि कोई भी आप काम करने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले 1 या 2 या 3 बार किसी से सलाह मशवरा कीजिए। हाँ, आप ज़रूर पूछिए, आप ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको सारे डिसीज़न, सारी चीज़ें अपने हिसाब से ही अपने हित में लेनी है। आप सुन सकते हैं सबकी बात और उसके बाद अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ दुनिया में आप कोई भी काम करें, ताकि अगर आपको समझ में आता है कि हाँ, आपकी जनता जो आपको कह रही है, जो लोग जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो लोग आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ हद तक आपको बात समझ में आ रही है, तो आप उस काम को ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। पर जहाँ पे आपको लगता है कोई शंका है या कोई सही नहीं महसूस करते, तो आप बेशक वो काम को ना करिए, पर किसी अपने करीबी से या दोस्तों से या भाई या बहनों या जो भी आपके नज़र में है, आपके टीचर, आपके दोस्त, आपके कोई भी करीबी, आपके कोई भी शुभचिंतक, आप उनसे ज़रूर सलाह या मशवरा कीजिए, चाहे वो दुनिया में कोई भी काम हो, कोई भी काम हो। तो भगवान की बहुत कृपा थी, ये बात जब हमें पता चली, हमने दूसरे डॉक्टरों से भी पूछा, तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, सेम सिचुएशन आ गई है, अब इन्हें अस्पताल में दाखिला करा लेना चाहिए और ये चीज़ें हो जानी चाहिए। अब इंश्योरेंस हमारी थी, तो जहाँ पे हमारा जानी-मानी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ मेरे पिताजी का, तो वहाँ पे हमें कोई खर्चा या नहीं उठाना पड़ा। पर एक बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा इसके बारे में, जैसे कि ये बात मैं करते-करते आपसे, कि जिस अस्पताल में ये काम हुआ, कहीं अस्पताल ऐसे होते हैं कि जो आपके ये जो इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं, जो आपको इंश्योरेंस देती है, जो आपको ये बोलती है कि आपके दुःख तकलीफ़ के समय हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, हम आपका खर्चा उठा लेंगे या हम आपका ज़िम्मा ले सकते हैं अगर आप हमारे को कुछ-कुछ पैसे देते रहे अपने इंश्योरेंस के कवरेज की तरफ या कुछ भी इस तरीके से। तो
जब ये चीज़ें हुई तो जिस अस्पताल में मेरे पिताजी का इलाज हो रहा था, तो वहाँ पे हमारे को इंश्योरेंस कंपनी ने जो हमें कहा गया कि आप वहाँ पे सिंगल रूम ले सकते हैं। अब सिंगल रूम लेने के लिए हम गए काउंटर पे बात करने के लिए कि हमें रूम चाहिए, जो कि पेशेंट का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है। उनका काम हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कर दिया है अपना, जो मेन काम था। पर अब उसके बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, जो कि हर हार्ट के दिल या दिल के मरीज़ का एक नाजायज़ा, एक पुख्ता एक दिन उन्हें देखा जाता है कि उनकी तबीयत या उनकी तबीयत में कोई कमी तो नहीं है, वो बिल्कुल खैरियत से है, वो सब कुछ ठीक है। तो इसीलिए उन्हें उनका दाखिला भी किया गया। तो अब हमें उनके लिए एक रूम चाहिए था। तो रूम में जैसा कि आपको पता है कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो हम ये चाह रहे थे कि उन्हें उनका सिंगल रूम मिल जाए। हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने भी वो हमें कहा गया कि रिकमेंड किया गया कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप उसके साथ उसको क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर हमारे को ये सिचुएशन जब आई, तो हमें फिर यही करना पड़ा कि जब अस्पताल में हमने ये बात करी उनसे, जो भी पर्सन बैठे हुए थे सामने हमारे, जो अटेंडेंट थे, तो उन्होंने ये बोला कि आपको सिंगल रूम नहीं मिल सकता क्योंकि कोविड चल रहा है, तो आप डबल रूम ले सकते हैं। अब क्योंकि इंश्योरेंस में हमारा सिंगल रूम कवरेज था, तो अगर हम डबल रूम के लिए जाते तो हमें तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये उस रूम का देना पड़ता, जो कि उस अस्पताल का रेट था। मैं अस्पताल का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ऐसी चीज़ें हम नहीं बोल सकते प्लेटफॉर्म पे। तो हो सकता है या जो भी रीज़न है उनके ऐसा बोलने का, तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि कोविड की वजह से अगर आप सिंगल रूम नहीं अलॉट कर सकते, तो इसकी क्या गारंटी है कि डबल रूम में अगर आप हमें अलॉट करते हैं तो मेरे पिताजी को कोविड या उससे करीबी कोई चीज़ या कोई नुकसान नहीं हो सकता? क्योंकि कोविड रूम देख के तो नहीं फैलता, चाहे वो सिंगल रूम हो, चाहे डबल रूम हो, चाहे ट्रिपल रूम हो। तो मेरा सिर्फ इतना सा ही उनसे सवाल था, और उन्होंने बोला कि हम आपको 10-15 मिनट में आप बताते हैं कि शायद आपके लिए कोई रूम अवेलेबल हो जाए, कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए। तो उसी बात से मैंने उनको पकड़ा कि अभी आप हमने कह रहे थे कि कोविड की वजह से आप किसी को भी रूम नहीं दे रहे, तो कोई पेशेंट उस रूम से डिस्चार्ज कैसे हो सकता है कि जो सिंगल रूम आप हमें देना चाह रहे हो, उसमें कोई पेशेंट कैसे रुक सकता है जब आपका रूम ही अवेलेबल नहीं है तो? कहते नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत कोशिश करी बात घुमाने की, बट बात मुझे समझ में यही आई कि कभी-कभी कहीं न कहीं इंश्योरेंस कंपनियाँ जो हमें बोलती हैं, जो कहती हैं, जो करती हैं, उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि उन्होंने जितना हमें कहा गया कि सिंगल रूम हमें मिल सकता है, मैं उसमें उनको ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो चीज़ बोली है वो कही है। पर मैं बात करना चाहूँगा अस्पताल की इसमें बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब अगर आपके पास कोई मरीज़ आया हुआ है या कुछ भी है, तो आप अपने 2-4 पैसे बनाने के लिए किसी को नाजायज़ किसी का फ़ायदा ना उठाएँ। आपको नहीं पता कि कोई बंदा या पेशेंट किस सिचुएशन से गुज़र रहा है, या उनके पास कितने पैसे हैं, या वो दे भी सकते हैं कि नहीं, और ये कितना हद तक सही भी है उनके लिए पैसे देना जिस चीज़ को उनको देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का इंश्योरेंस हो। ठीक है, भगवान की कृपा से वो 15-20 हज़ार रुपए जो हमसे माँग रहे थे, हम वो दे भी देते। हमें उसमें देने में कोई अफ़सोस नहीं था, पैसे में देने में, जब बंदे की जान पे बात बनी आए। बट नाजायज़ फ़ायदा उठा के किसी की सिचुएशन का, मुझे उससे तकलीफ़ थी, मुझे उससे दुःख था। क्योंकि हमारे देश में कहीं, कहीं, कहीं लोग ऐसे हैं जो किन-किन हालातों से गुज़र रहे हैं, ये बात शायद ना मुझे कहने की ज़रूरत है, ना आपको सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं आप या मैं अपने अंदर इस बात को महसूस कर सकते हैं। तो मैं इस बात को, इस वीडियो को, इस पॉइंट पे यही कह के ख़त्म करना चाहूँगा कि एक, तो पहली चीज़, आप जब भी किसी भी मरीज़ को किसी भी जगह पे दिखाएँ, आप कुछ भी पूछें, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस हॉस्पिटल के या उस डॉक्टर को या किसी तरीके से उनके पास जाना है, तो ज़रूर उनकी ईमेल या वेबसाइट पे जाएँ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ढूँढें, उससे बीमारी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको मसले हैं या दिक्कतें हैं, तो आप उनको वीडियो भेज दीजिए, या कंसल्टेशन कर दीजिए, या आप लाइव सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, या कुछ भी ऐसा कीजिए। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, हमारे देश के जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी अस्पताल हैं, कि आप ये सुविधाएँ रखिए, फ्री ऑफ चार्ज रखिए, कंसल्टेशन रखिए, क्योंकि
अगर ऐसे केसेस में अगर पेशेंट कहीं नहीं जा सकता या कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उसके पास पूरा राइट है उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलने का, ताकि वो अपना इलाज सही या गलत के बेस पे जहाँ उसको समझ में आता है वो करा सके अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, ताकि उनके साथ किसी की जान पे बात नहीं बननी चाहिए, किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे फिर उसके लिए पैसा कम हो या ज़्यादा हो। दुनिया में आप बेशुमार पैसा बना सकते हैं, बेशुमार दौलत हासिल कर सकते हैं, पर दो चीज़ें आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते, एक इंसान का वक्त और एक उसकी जान की कीमत, की कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये प्राइसलेस होता है। मैं आप सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस वीडियो को देखने के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इसको देखें, करें और जितना आगे से आगे अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स को या जो रिलेटिव्स को जितना आगे पहुँचा सके, आप और मैं एक मिल के छोटी सी कोशिश करते हैं कि हम जितने लोगों तक, जितने ये अच्छी सी अच्छी चीज़ें, ये बहुत ज़रूरतमंद चीज़ें हम लोगों तक पहुँचा पाएँ, उतने हमारे देश की बेहतरी हो और हमारे देश का नाम ऊँचा हो। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।